अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी इन फिनलैंड को डिस्कस करेंगे। फिनलैंड अभी एक नया डेस्टिनेशन, स्टडी डेस्टिनेशन बन रहा है। इसने लास्ट 3 इयर्स से जो एजुकेशन पहले यहाँ पे फ्री थी, लेकिन अब इन्होंने एजुकेशन के ऊपर फी लगा दी है। अब आप फी पेइंग स्टूडेंट होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। जियोग्राफिकली ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में स्वीडन, जो पॉपुलर कंट्रीज हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, और ये फिनलैंड है। फिनलैंड बाल्टिक कंट्रीज के साथ भी लगता है, और ये शेंजन कंट्री भी है। जो एक जिसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन लाइफ के अंदर वेलफेयर स्टेट है ये। यहाँ पे जो आई थिंक बैक इन 2 और 3 इयर्स बैक दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में से एक था फिनलैंड। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे, क्योंकि सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर सिलेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो यूनिवर्सिटी ऑफर क्या कर रही है, रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती यहाँ पे। यहाँ पे जो जितनी यूनिवर्सिटी पुरानी होगी उतनी उसकी रैंकिंग बेटर होगी, बिकॉज ऑफ देयर रिसर्च वर्क और उनकी जो भी एक हिस्ट्री है उसकी बुनियाद के ऊपर। फिनलैंड के अंदर अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आपको इंजीनियरिंग बिजनेस भी मिलेगी, सिमिलरली मास्टर्स के अंदर भी आपको इंजीनियरिंग और बिजनेस के प्रोग्राम्स मिलेंगे। यहाँ पे एक आपको और ऐसे प्रोग्राम भी मिलेंगे जो इंजीनियरिंग के या कंप्यूटर साइंसेज के लोग हैं, जो कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद चाहते हैं कि वो अब मैनेजमेंट की साइड पे जाएं, कोई बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप के प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो प्योरली बिजनेस के होते हैं, लेकिन आप विद कंप्यूटर और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ भी वो प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। आप जब फॉर एग्जांपल आप डेवलपर है या इंजीनियर हैं, एक खास सर्टेन लेवल के बाद जाके आप उसके अंदर ग्रोथ नहीं ले सकते अपने फील्ड में। उसके बाद आपको मैनेजमेंट की भी चीजें कुछ पड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, तो आप मैनेजरियल लेवल तक जा सकते हैं। उसके लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो कंपैरेटिवली बाकी शेंजन कंट्रीज से या दैट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन के हिसाब से फिनलैंड का जो ट्यूशन फी स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्पिटिटिव और काफी अफोर्डिंग है। आपको अराउंड यूरोज में 9-10 हज़ार यूरो पर ईयर से आपको प्रोग्राम्स अवेलेबल यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं। और आपने जो ट्यूशन फी पे करनी होती है वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती हैं कि आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उनकी ट्यूशन फी पे कर दें, इंस्टेड ऑफ आप पूरे साल की पे करें। डिपेंड करता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिनलैंड के लिए आपको अटेस्टेशन नहीं चाहिए, आपको ये आईबीसीसी या एचईसी की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन एट द टाइम ऑफ वीजा आपको रिक्वायर्ड हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अटेस्ट करवा लें, लेकिन एडमिशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आइल्स मतलब इंग्लिश रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश रिक्वायर नहीं करती। अगर यूनिवर्सिटीज इंग्लिश रिक्वायर नहीं करेगी तो वो आपसे इंटरनल टेस्ट लेंगी। अब डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स को वैल्यूएट करेंगे। अगर आप बिजनेस के फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो वो इंग्लिश के साथ आपकी एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग को एवेल्युएट करेंगे। मास्टर्स के अंदर वो आपको डिफरेंट तरह का उनका एवेल्युएशन पैरामीटर होगा। समहाउ वो आपकी इंग्लिश की एवेल्युएशन या प्रोफिशिएंसी चेक कर लेंगे, और या तो आइल्स की सूरत में या विदाउट। वॉइस इज नॉट देयर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे मैसेज आया कि मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है। अब अच्छा, मेरी आवाज अगर आ रही है तो काइंडली ग्रुप में मैसेज कर दें। मुझे प्राइवेट मैसेज आया हुआ है किसी का, उन्हें ग्रुप में मैसेज कर दें कि आवाज कह रहा हूँ, वॉइस क्लियर आ रही है। तो वो आपके इंग्लिश को एवेल्युएट कर लेते हैं और उसकी बेस पे आपको ये एडमिशन दे देते हैं। अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिफरेंट टाइम फ्रेम है एप्लीकेशन का।
मास्टर्स के एडमिशन ऑलरेडी ओपन हुए हैं 7 दिसंबर से, और 11 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन ओपन है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए 4 जनवरी से एप्लीकेशन ओपन होगी और 18 जनवरी तक एप्लीकेशन ओपन रहेगी। जब आपने अप्लाई करना होता है उस टाइम आपके पास आपका सीवी, अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपके पास स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका सारा ऑनलाइन है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वो आपको डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। वो आपको सबसे पहले प्री टास्क सबमिशन की डेट देंगे, जो कि 18 फरवरी है, जनवरी है कुछ यूनिवर्सिटीज की, और वो भी डिफर करेगी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अगर वो प्री टास्क मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। प्री टास्क इज नॉट सिंपली एसओपी, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि प्री टास्क में क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है उनसे। उसके बाद वो आपसे, जब आपकी प्री टास्क सबमिशन हो जाएगी, फिर आपको ईमेल्स आएंगी, जो आपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर किया हुआ है कि आपका इंटरव्यू किस डेट को कंडक्ट होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो वो आपको टेस्ट जो आपसे उन्होंने कंडक्ट करना है उसकी वो डेट देंगे। आप जब वो पास कर लेंगे उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन का इंटरव्यू आएगा, और अगर आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगा कि आप इस डेट को आपका इंटरव्यू है। वो रिजल्ट मार्च अप्रैल के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएंगे कि आप एडमिट हो गए हैं, वो पास करके कि नहीं एडमिट हुए। जो ये टेस्ट और इंटरव्यू है एक सेशन के अंदर, इसकी रीटेक नहीं है। आपने इस चीज को बहुत ही मेक श्योर करना है कि आप उस टेस्ट में अपीयर हो। जब आप टेस्ट दे रहे हो तब आपके टेस्ट रूम में जहां बैठ के टेस्ट दे रहे हैं कोई नॉइस ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, स्टेबल इंटरनेट का कनेक्शन हो। आपका जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर के साथ, वो आप कंप्यूटर की तरफ देख रहे हो। अगर आप ऐसे राइट लेफ्ट अप डाउन देखते हैं तो उससे ये इंप्रेशन जाता है कि शायद आप किसी से सपोर्ट ले रहे हैं या आप हेल्प ले रहे हैं। तो ये अच्छा वो नहीं है, एक इंप्रेशन नहीं है आपके इंटरव्यू का। और ये नेगेटिव भी जा सकता है कि अगर वो ये फील करें कि आपके को कोई हेल्प कर रहा है तो आपका इंटरव्यू वो स्ट्रेट अवे फेल भी कर सकते हैं। इस चीज के आपने केयर करनी है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा फिर आपको एडमिशन लेटर दे देंगे। वो एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपको, अब यहाँ पे वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट एक स्पैम देगी, टाइम पीरियड देगी जिसके अंदर आपने ट्यूशन फीस सबमिट करवानी है। कुछ यूनिवर्सिटीज अर्ली बर्ड डिस्काउंट देती हैं, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप देती हैं जो अप टू 50% होता है। उस केस में भी आपने पहले सेमेस्टर की फीस पूरी पे करनी है। वो अगर आप अर्ली पे कर देते हैं तो वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो एग्जम्प्ट हो जाती है उसके अंदर। अगेन मैं कहूंगा ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि उनका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद आपने वीजा फाइल करना है। पाकिस्तान के अंदर फिनलैंड की एम्बेसी स्टूडेंट वीजे के लिए ऑपरेशनल नहीं है, आपको अबू धाबी से जाके वीजा अप्लाई करना होता है। आपने वीजा सारा ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इस साल इन्होंने ये मतलब प्रीवियस ईयर्स में ये प्रैक्टिस होती थी कि आपने एक ईमेल एड्रेस था एम्बेसी का, वहां ईमेल करके आपने टाइम बुक करना होता था। बट फ्रॉम दिस ईयर उन्होंने वो प्रोसीजर चेंज कर दिया है कि आपने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू उसका वीजा फाइल करना है। जो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है बायोमेट्रिक्स के लिए और इंटरव्यू के लिए, आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देंगे, वीजा फाइल कर देंगे, वीएफएस से इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स का टाइम लेके जाएंगे। उनकी जो फीस है वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, वहां जाके आपका बायोमेट्रिक्स होगा और आप फिर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। और देन वो आपको जो आपका रेजिडेंट कार्ड है वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आ जाएगा वीएफएस के थ्रू। ये तो था बेसिक प्रोसीजर आपका फिनलैंड के लिए अप्लाई करने का। नाउ कमिंग टू सम एडवांटेजेस कि फिनलैंड के एडवांटेजेस क्या है कि वाई फिनलैंड। ये इससे पहले जो हमने वो किया है वो सारा किया है हाउ फिनलैंड। वाई फिनलैंड के अंदर ये है कि अगर आप फिनलैंड आते हैं और आप यहाँ पे आके डिग्री कंप्लीट करते हैं, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल की मास्टर की डिग्री में आए हैं तो आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा। अगर आप उसमें जॉब ढूंढ लेते हैं तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएशन 3.5 years की है, जो आपका
बाकी वेकेशंस डाल के सारी, तो अगर आप अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएशन में आपको 4 साल का वीजा मिलेगा। 4 साल के वीजे के बाद भी आपके पास वही 2 इयर्स की जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है उसकी ऑप्शन है। जो स्टूडेंट को 30 घंटे पर वीक, स्टूडेंट को 30 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ है। आप यहाँ पे को एप्लीकेंट के साथ आ सकते हैं, स्पाउस साथ आ सकता है, बच्चे साथ आ सकते हैं। बच्चों और स्पाउस का मेडिकल और एजुकेशन आपको फ्री है, आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपका स्टडी गैप है, स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है आपका, आपने जस्टिफाई करना है उस स्टडी गैप को। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मास्टर में 2 साल का मैंडेटरी स्टडी गैप मांगती हैं कि आपने 2 साल कोई वर्किंग एक्सपीरियंस भी किया हुआ हो स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो गैप कोई इशू नहीं है। आपको हाउसिंग के लिए, हाउसिंग आपको यूनिवर्सिटी भी अरेंज करके दे देती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी फैमिली हाउसिंग उनके पास अवेलेबल नहीं होती, वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है पहले। और जो आप स्पाउस के साथ, जो स्कूल आपके बच्चों के जो एज के हिसाब से, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखते हुए उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी किंडरगार्टन टाइप ऑफ वो बना, किंडरगार्टन मतलब जो डे केयर होते हैं बच्चों के लिए, वो बना रखे हैं। और जो मेन एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट जो है उसको टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने जो 30 घंटे हैं उससे ज्यादा भी जॉब कर सकता है। तो ये हैं बेसिक चीजें जो एडवांटेजेस हैं इसके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं। बेहतर ये है कि अगर आप क्वेश्चन बोल के पूछ लें, क्योंकि मुझे फिर डबल वर्क करना पड़ता है। मुझे पहले देखना पड़ता है इधर सवाल क्या लिखा हुआ है, वो फिर मुझे पढ़ के फिर उसका जवाब देना पड़ता है। मैंने बीच में देखा था कि कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था और फिर वो डाउन हो गया है। तो वो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को खुद ही अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। ये अहमद का कोई क्वेश्चन है, अहमद आप अपने आप को अनम्यूट कर लें खुद ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि फिनलैंड में मैकेनिकल और एनर्जी से रिलेटेड जो इंजीनियर्स है उनके हवाले से कितनी जॉब्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर यूरोप में फिर जनरली ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? कमल देखे, मुझे पश्तो तो समझ नहीं आती है, वीवो ने कोई पश्तो बोली है, लेकिन अहमद जो आप जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं, इस टाइम दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ मुल्कों ने मिलके, कोलेक्टिवली 3-4 मुल्कों ने मिलके भी एक डिग्री डिजाइन की है जो प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो स्कोप तो इसका मार्केट में है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको प्री डिग्री जॉब सिक्योरिटी हो, वो डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर इन योर फील्ड। अगर आप अपने फील्ड में अच्छे हैं, जॉब मार्केट के अंदर इस फील्ड की बहुत जॉब्स हैं। हाँ जी, आप क्वेश्चन करें। मैंने आपको कहा कि आप बीच में हैंड रेज की बजाय अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। सर ये फिनिश लैंग्वेज पे भी कमांड हासिल करना जरूरी होगा जॉब हंटिंग के हवाले से? लेकिन जिस भी आप मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की लैंग्वेज को की प्रोफिशिएंसी आपकी डज मैटर। आपको एक एज जरूर है। मैं ये नहीं कहता कि मैंडेटरी है। फिनलैंड के अंदर लोग बहुत इंग्लिश बोलते हैं, वहां पे आपको बगैर फिनिश लैंग्वेज सीखे काम चल सकता है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर एक आपका कंपटीटर है, 2 लोग हैं, 2 में से उन्होंने एक बंदे को प्रेफर करना है, तो वो डिपेंड करेगा, अगर किसी को लैंग्वेज आती होगी वो उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि वो लोकल मार्केट में भी बेहतर इंटीग्रेट कर सकेगा। तो और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, अगर आप फिनिश लैंग्वेज सीखते हैं वो आपको सेकंड ईयर के अंदर स्कॉलरशिप देते हैं इस चीज का कि आपने लैंग्वेज सीखी हुई है। ये आपके लिए प्रोफेशनली भी बेहतर है और आपके लिए फाइनेंशियली भी बेहतर है कि आप लैंग्वेज सीखें। और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कोर्सेज करवाती हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं डिग्री के साथ साथ, तो वो आपको जरूर करने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन करें। ये अलीजा का हैंड रेज है सिर्फ, और आई एम नॉट श्योर कि मैं अनम्यूट कैसे कर सकता हूं। या आप मैसेज टाइप कर दें। इस तरह तो मैं वो हो रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे है कि मास्टर टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की कोई यूनिवर्सिटी इस टाइम राइट नाउ मेरे जहन में नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं।
लेकिन नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी जो हर डिसिप्लिन मास्टर्स के अंदर अवेलेबल है, बहुत बड़ी रेंज है जो अवेलेबल है। आई एम श्योर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी कोई ना कोई प्रोग्राम ऑफर हो रहा होगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी है टोटल? कॉस्ट का सबसे बड़ी कॉस्ट जो होगी वो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी होगी, और ट्यूशन फी हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, फ्रॉम 10,000 यूरो टू 14-15,000 यूरो पर ईयर। और आपने वो कुछ यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर पे करनी होती है, कुछ में आपने ईयर बाय ईयर ही पे करनी होती है जो ट्यूशन फी होती है। उसके बाद आपने एक दफा दुबई अबू धाबी जाना है, उसके अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 20-22 हजार का वीजे की कॉस्ट कर लें और इतने की ही टिकट कर लें, लाइक 50-60 हजार रुपीज ये हैं। देन एम्बेसी की फीस प्लस वीएफएस ग्लोबल की अराउंड $400 यूरोस जो है पर पर्सन होगी, और किट की तकरीबन 300-350 के करीब होगी। तो आप ये रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो बीच में से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब फिर वो टाइपिंग और वही शुरू हो गया बीच में कि मुझे मैसेज भी पढ़ने हैं इधर। सिविल इंजीनियरिंग, आप काइंडली अगर आप मेरे से वॉइस में पूछ लें तो मुझे कन्वीनियंस है। सिविल सर इंजीनियरिंग, आपने भी हाँ जी हाँ जी। सर आपने भी जिक्र किया था कि ड्यूरिंग स्टडी हमें 30 आवर्स का वर्क परमिट अलाउ होता है पार्ट टाइम जॉब करने के हवाले से। तो पार्ट टाइम जॉब्स इजीली अवेलेबल होती है या सिर्फ बड़े शहरों में पार्ट टाइम इजीली मिल जाती जॉब मिल जाती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर शेंजन कंट्रीज आपको फिनलैंड में बेहतर जॉब और इन टाइम जॉब मिल जाती है। नॉर्मली स्टूडेंट फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर इतनी जॉब ढूंढ लेते हैं कि वो एक रीजनेबल अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ट्यूशन फी निकालना फिर भी मुश्किल है, लेकिन लिविंग एक्सपेंस निकल आता है। आइल्स सही है कि नहीं चाहिए मुझे? आइल्स के लिए मैंने अभी जिस तरह बताया, ये आइल्स सिविल इंजीनियर है, 9 ईयर एक्सपीरियंस, आइल्स 6.5 नीड एडमिशन इन मास्टर। जो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो मेरा ख्याल है कि उसमें आपको थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। आपको यहाँ की क्वालिफिकेशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पाकिस्तान में हम और तरह का मटेरियल यूज करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि टफ होगा। और जॉब एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, आपको स्कॉलरशिप के लिए, आपको आगे एक्सेल करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। अब आइल्स रिक्वायर्ड, आइल्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइल्स कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स रिक्वायर नहीं करती, वो इंटरनल टेस्ट ले लेती हैं। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये एजुकेशन ली हुई है तो जहां मर्जी अप्लाई करें आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं, या अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आपको हर सूरत आइल्स चाहिए ही चाहिए होगा। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स लेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज 6.5 आइल्स ले रही हैं, कुछ 6 भी ले रही हैं। तो इट डिपेंड्स आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और अगेन मैं ये कहूंगा कि सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने अप्लाई करने लगना है तो आपका पूरा साल स्टेक पे लग रहा है। फिनलैंड के अंदर सिर्फ एक इनटेक है साल की जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी आगे आपके पास टोटल 2 वीक्स होते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर उस टाइम के अंदर आप सिलेक्शन ठीक नहीं करते, आपको ये समझ नहीं है कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, प्री टास्क में मैंने क्या सबमिट करवाना है, मेरा सीवी किस तरह का होना चाहिए, तो आप बेसिकली अपना एक साल स्टेक पे लगा रहे हैं। तो अच्छी तरह मेक श्योर करके सबमिट योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की फीस जो यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन की फीस नहीं लेती, एप्लीकेशन फी कोई नहीं है। बट मतलब आप कह लें कि आपको जो कोई काउंसलर्स हैं वो कुछ चार्ज कर लेते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो फिनिश यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहे हैं वो चार्ज कर लेते हैं, मतलब ये इट वेरीज आल्सो, लेकिन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड है कि कितने ड्यूरेशन की चाहिए और एस्टिमेटेड मास्टर प्रोग्राम के लिए कितनी चाहिए, और इसके अलावा क्या पेरेंट्स की चल जाती है या सेल्फ चाहिए? वो ये काफी बड़ा टॉपिक मैं मिस कर गया बीच में से। गुड क्वेश्चन ये। बैंक स्टेटमेंट फिनलैंड में आपकी अपनी भी चल जाती है, आपके पेरेंट्स की भी चल जाती है, और किसी स्पॉन्सर की भी चल जाती है। अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो उसमें आपको 3 माह की हिस्ट्री दिखानी है साथ, जिसमें आपकी कोई स्टेडी इनकम आ रही है, आपकी सैलरी है, रेंटल इनकम है, या बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की या किसी स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपकी अपनी स्टेटमेंट तो 1 वीक पुरानी भी एनफ है, लेकिन जो आपका स्पॉन्सर है, वो चाहे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या कोई भी है, उसकी 6 मंथ्स की हिस्ट्री लगेगी। उनकी एक इनकम शो होगी, जो एक स्टेडी इनकम आ रही है, कांस्टेंट इनकम उसमें शो आपको करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट के लिए जो ये रिक्वायर करते हैं वो अराउंड 6,000 करते हैं, 5,620 आई गेस, जो पर मंथ के हिसाब से वो कहते हैं आपके पास होनी चाहिए, पूरे साल के लिए। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 8-9 हजार यूरो पर पर्सन के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट रखें अपने अकाउंट में। थोड़ा सा कुशन रख के पैसे रखें अपने अकाउंट में कि जी थोड़े ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो वेल स्टूडेंट की अपनी भी चल सकती है, पेरेंट्स की भी चल सकती है, और अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए दोनों के लिए सेम बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। 1 साल के लिए आपने अपने फंड शो करने हैं, लिविंग एक्सपेंसेस। और इसके अलावा आपने अगर अंडर ग्रेजुएशन में 4 साल का भी वीजा लगना है तो आपका उसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लगना है। देन व्हाट अबाउट रेजिडेंस, कैन यू गेट इजीली और इट हार्ड टू गेट रेजिडेंस? देखिए, अगर तो आप प्रोसीजरल चलेंगे तो रेजिडेंस लेना बहुत आसान है। आप इन टाइम अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ आप कांटेक्ट में हैं, यूनिवर्सिटी हाउसिंग ऑफर करती है, आप वो रेजिडेंस ले लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप ईमान के जोर पे कहते हैं कि मैं हेलसिंकी लैंड करने के बाद सोचूंगा कि मैंने किधर जाना है, तो उस सूरत में आपके लिए हाउसिंग ढूंढना एक मतलब विल बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो आई विल रिकमेंड कि आप फ्लाई करने से पहले सारी चीजें सिक्योर करके जाएं। जो पहला सेमेस्टर है उसके लिए जो यूनिवर्सिटी हाउसिंग दे रही है वो हाउसिंग ले लें। हाउसिंग और फूड फिनलैंड के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है, स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली सस्ती हाउसिंग मिलती है, सस्ता मील मिलता है। यहाँ पे आपको जो वार्म मील होता है जिसमें आपको खाना, प्रॉपर खाना जिसे हम कहते हैं, चावल, सालन, सलाद, आपको यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज में 3 से 4 यूरो के अंदर एक पूरा प्रॉपर वार्म मील मिल जाता है। जो अगर आप मार्केट से लें तो शायद आपको 10 यूरो, 9, 10, 12 यूरो के ब्रैकेट में मिलेगा। तो गो विद द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, ट्राई टू ईट एज मच एज कैंपस के, आपको जो है ना सब्सिडाइज्ड फूड वहां पे मिल जाए। और इसके बाद अब मैं स्क्रॉल करके ढूंढ रहा हूँ और कोई क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कोई भी मजीद इंफॉर्मेशन या कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, आप मुबशर साहब से कांटेक्ट कर लें। और जो ये हमने अभी ये सेशन किया है इसको हम रिकॉर्ड कर दिया, ये बाद में शेयर भी कर लेंगे आपके साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।